अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम इंशाल्लाह वीक नंबर 11 का लास्ट लेक्चर करेंगे और ये आपके सामने मैंने चैप्टर नंबर 5 के एंड प्रॉब्लम्स लिखे हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 5 ख़त्म कर लिया था। तो उसके कुछ डूएबल एंड प्रॉब्लम्स जो आप कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं, वो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब चैप्टर 5 चूँकि इट्सल्फ बहुत बड़ा चैप्टर है और उसके एंड प्रॉब्लम्स भी इसके लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ये सारे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें टुवर्ड्स एंड कुछ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी आप ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको थोड़ी सी सिग्नल प्रोसेसिंग की टेक्निक्स समझ में आए कि खासतौर पे सिग्नल प्रोसेसिंग करते हुए हमें हमें फ़िल्टर डिज़ाइनिंग कैसे करनी होती है। कुछ फ्रिक्वेंसीज को अगर हमने एलिमिनेट खासतौर पे अगर कम्प्लीटली करना है या उनके साथ जिस तरह से भी डील करना है, तो उनके लिए कुछ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स टुवर्ड्स एंड बहुत अच्छे डिस्क्राइब हुए हैं। तो इससे अब हम आगे चलते हैं। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे, जिसका नाम है या विच इज़ अबाउट सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन। सैम्पलिंग इशूज़ हम देखेंगे कि किस तरह से एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जब हम रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वी हैव अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एट आवर हैंड एंड वी वांट टू बिल्ड अ यूनिक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल विद इट, ठीक है, या थ्रू इट। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन यानी कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम जाते हुए और डिस्क्रीट टाइम से कंटिन्यूस टाइम जाते हुए क्या मैथमेटिकल प्रोसीजर्स हमें जहन में रखने हैं या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर करनी है, ठीक है। तो अभी जो पहला टॉपिक हम करने लगे हैं उसका नाम है सैम्पलिंग। आज थोड़ी सी रिकंस्ट्रक्शन भी होपफुली हम देखेंगे। टुवर्ड्स एंड देखते हैं हमारे पास कितना टाइम बचता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो स्टार्ट लेना है वो है सैम्पलिंग, और ये जो मेनली टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ इसमें जो जो बुक मैंने फॉलो की है इस टॉपिक को कवर करने के लिए, दैट इज़ एडवांस्ड डीएसपी, और इसका जो राइटर है दैट इज़ समथिंग मानोलाकिस एंड समथिंग इंगल, ठीक है। और उसका भी, इस किताब का भी चैप्टर नंबर 6 ही है बाय द वे, जिसको मैंने फॉलो करते हुए आज ये वाला आर्टिकल हम कवर करेंगे। और ये किताब होपफुली आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी होगी, अगर नहीं तो प्लीज़ लेट मी नो। ये मैं ड्रॉप बॉक्स के ऊपर ये रख दूँगी बुक, और वहाँ से फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि जो आज का लेक्चर है उसमें ही इस तरह से टॉपिक कवर हो जाए कि आपको इस बुक की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ऑन द अदर वे राउंड आपके पास ये बुक की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो। अच्छा जी, अब सैम्पलिंग में हम लोगों ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो ये है कि हमें पहली बात है कि मोटिवेशन हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसका जवाब ये है कि हमारे पास हर सिग्नल नेचुरली डिस्क्रीट टाइम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डेली लाइफ्स में हम बहुत सारे ऐसे सिग्नल के साथ डील करते हैं जो कि विच आर कंटिन्यूस टाइम इन नेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ऑडियो सिग्नल्स या कोई भी स्पीच सिग्नल्स, उसके अलावा म्यूज़िक या फिर इमेजेस, ठीक है। दे कैन बी और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कंटिन्यूस टाइम इन नेचर या और कंटिन्यूस इन नेचर, क्योंकि इमेजेस में तो फिर टाइम की ज़रूरत नहीं रहती। तो अब हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ते हुए या बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि डीएसपी यानी कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इन द सेंस कि अगर हमारे पास सिग्नल्स डिस्क्रीट नेचर में हों तो हम उनके साथ बहुत सारे ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसेस कर सकते हैं जो कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के साथ नहीं हो सकते। सबसे बढ़कर उनकी स्टोरेज, ठीक है। बाकी फ़िल्टरिंग या उसका जो और उसकी नॉइज़ रिमूवल है वो तो सारी या एक एक तरफ, लेकिन उसकी स्टोरेज सबसे बढ़कर बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी इजी इफ़ द सिग्नल्स आर डिस्क्रीट इन नेचर।
और डिस्क्रीट टाइम इन नेचर, ठीक है। अदरवाइज़ हमें बहुत इन्फिनिट अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए होती है अगर हमारे पास सिग्नल्स कंटिन्यूस टाइम में हो। तो ये हमारी बहुत बड़ी हमारे लिए मोटिवेशन है कि हम सिग्नल्स को डिस्क्रीटाइज करें या उनकी सैम्पलिंग करें, क्योंकि हम लोगों के लिए फिर उनको फर्दर प्रोसेस करना आसान हो जाता है, ठीक है। एक तो ये मोटिवेशन है, और दूसरी चीज़ ये जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सिग्नल चूँकि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं कंटिन्यूस टाइम में, तो उनकी और बहुत सारे प्रोसेसेस के अलावा उनकी स्टोरेज बहुत आसान हो जाती है अगर उनको हम डिस्क्रीटाइज कर सकें या अगर हम उनकी सैम्पलिंग कर सकें। तो हमारे पास जनरली जो एक पूरा सिस्टम होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से शुरू करके, वो कुछ इस तरह से है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जिसको हम डिस्क्रीटाइज करना चाह रहे हैं। तो जो सबसे पहले सिस्टम हमारे पास आएगा वो होगा C to D कन्वर्जन। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम उसके ऊपर कोई प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर एक DSP प्रोसेसर लगेगा, और उसके बाद इवेंचुअली अगर हमें सिग्नल कंटिन्यूस टाइम में ही चाहिए तो हम उसको DSP प्रोसेसर से गुजारने के बाद वापस कंटिन्यूस टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास सिग्नल वापस एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट किया। उसके बाद उसके ऊपर हम लोगों ने जो भी उसकी सिग्नल प्रोसेसिंग करनी है, यहाँ इस सिस्टम की जगह वो प्रोसेसिंग अप्लाई होगी, और उस प्रोसेसिंग के बाद वापस हम उसको कंटिन्यूस डोमेन में, कंटिन्यूस टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने जो चीज़ इसमें देखने वाली है कि ये जो दो ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर एक एरो भी लगता है जिसके साथ T लिखा जाता है, where T is equal to 1/fs। जनरली इन दोनों ब्लॉक्स के साथ डील करने वाला T यानी कि सैम्पलिंग टाइम या सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी एक ही होती है, ठीक है। अब ये सैम्पलिंग टाइम या सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अगेन थोड़ा सा मैं आपको पुराना लेक्चर याद कर रहा हूँ जो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि हम बहुत सारे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, बहुत डिफरेंट तरह के कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स यहाँ इनपुट पे दें, लेकिन हमारी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी या सैम्पलिंग टाइम इस तरह से न्यूमेरिकली सेट हुआ हो कि यहाँ से एमिट होने वाला सिग्नल यानी कि x ऑफ n, अगर हम इसका नाम x ऑफ t रखते हैं एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, और यहाँ से आउटपुट पे निकलने वाला सिग्नल x ऑफ n है, तो जो चीज़ आपसे कही थी वो ये थी कि बहुत डिफरेंट तरह के x ऑफ टीज यानी कि x1t, x2t विच आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर देने के बावजूद इट्स क्वाइट पॉसिबल कि x ऑफ n सारों के लिए एक जैसा हो, ठीक है। यानी कि t की न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ इस तरह से सेटल हुई है कि x ऑफ t डिफरेंट होने के बावजूद, मतलब एक से ज़्यादा सिग्नल्स हैं और वो एक दूसरे से सब अपेरेंटली डिफरेंट हैं, लेकिन x ऑफ n उनके लिए एक जैसा है। और ये हम लोगों ने इसको शुरू में लेक्चर्स में देखा था कि ये पॉसिबल है। तो हमारे पास क्या सिचुएशन हम यहाँ पे करें, हम लोग इस तरह की क्या सेटिंग करें कि हर x ऑफ t एक डिफरेंट x ऑफ n दे, एंड इक्विवेलेंटली x ऑफ n की प्रोसेसिंग के बाद उसको जब हम लोगों ने वापस कंटिन्यूस टाइम में कन्वर्ट करना है तो वो भी एक यूनिक कन्वर्जन हो। जो भी x ऑफ n c ऑफ t में कन्वर्ट हो वो एक डिफरेंट सिग्नल हो, और उसी सिग्नल के कॉरस्पॉन्डिंग हो जो यहाँ पर इनपुट में दिया गया था। हम ये नहीं चाह रहे कि मुख्तलिफ x ऑफ टीज देने के बावजूद जब सिग्नल यहाँ पर मिले हमें फॉर एग्जांपल y ऑफ t की फॉर्म में, तो y ऑफ टीज सारे के सारे अलाइक हों। वी डोंट वांट दैट। तो इसमें ये एक सवाल है जिसका हम लोगों को पहले जवाब चाहिए कि हम लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए सच दैट कि y ऑफ t x ऑफ t से डिफरेंट हो। अच्छा जी, अब जो जिस चीज़ में जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि जब हम ये टर्म बोलते हैं सैम्पलिंग, तो दैट इज़ बेसिकली पीरियोडिक सैम्पलिंग।
पीरियोडिक या यूनिफॉर्म सैम्पलिंग का मतलब ये है कि हम जब अपने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करते हैं तो हर दो कंसेक्टिव सैम्पल्स के दरमियान टाइम ड्यूरेशन सेम रहता है। ठीक है, मसलन ये हमारे पास एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है जो कि हम साइनसॉइडल सिग्नल के थ्रू देते हैं। लेट्स सपोज कि ये एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जिसकी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इस टाइम ड्यूरेशन और इस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इस टाइम ड्यूरेशन मतलब इस सैंपल के दरमियान और इस सैंपल के दरमियान कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, वो डेटा ने लूज़ कर दिया। ठीक है, अब ये जो दो टाइम ड्यूरेशंस हैं, यानी कि पहला सैंपल और दूसरा सैंपल, इसी तरह दूसरा सैंपल और तीसरा सैंपल, ये दोनों टाइम ड्यूरेशंस बराबर हैं, यानी यूनिफॉर्म। इसी तरह से हम तीसरे और चौथे को देखेंगे, इनके दरमियान टाइम ड्यूरेशन वही होगा जो कि ये वाला टाइम ड्यूरेशन है या फिर ये वाला टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सैम्पलिंग है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि एक सैंपल हमने पहले उठाया, उसके बाद दूसरा सैंपल हम यहाँ उठाएं, तीसरा सैंपल हम यहाँ उठाएं, चौथा यहाँ उठाएं, ठीक है, पांचवा फिर यहाँ उठाएं, ठीक है, सो ऑन। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सैम्पलिंग। हम इसके साथ डील नहीं कर रहे, हम यूनिफॉर्म सैम्पलिंग के साथ डील कर रहे हैं। तो जब हम एक यूनिफॉर्म सैम्पलिंग को डायग्रामेटिकली इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, तो मैथमेटिकली उसको डिफ़ाइन करने का तरीका ये है कि x ऑफ n इज़ इक्विवेलेंट टू x ऑफ t एट t इज़ इक्वल टू nt। ठीक है, जिसमें n की वैल्यू इंटेग्रल होगी, इसमें n की वैल्यू इंटेग्रल होगी और t कैपिटल T कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को ओके हम इक्वेशन ए कह देते हैं क्योंकि ये बाद में इस्तेमाल होना है इस इक्वेशन में। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को हम लोगों ने एक ब्लॉक डायग्राम अभी पढ़ी थी और मैंने आपको उसका रेफरेंस दे के बताया था कि हमारे पास कैपिटल टी यानी कि सैम्पलिंग टाइम मिस्टेकनली इस तरह से सेट हो सकता है कि हमारे पास डिफरेंट इनपुट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स हों, लेकिन वो सारे प्रोसेस होने के बाद, यानी कि डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग होने के बाद अपेरेंटली वो एक तरह के वाई ऑफ टी दे रहे हो। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हमें उन टाइम डोमेन में जब हम सिग्नल्स को देखते हैं तो हम प्रॉबेबली ये फैसला ना कर सकें कि हमें एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स ऑफ टी और एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्स ऑफ एन, इन दोनों को कैसे रिलेट करना है। तो इसका जवाब हमें जनरली फ्रीक्वेंसी डोमेन से मिलता है। ठीक है, हम लोगों ने बजाय एक्स ऑफ टी और एक्स ऑफ एन को रिलेट करने के, या मसलन जिस तरह हम लोगों ने ये रिलेट कर लिया लेकिन हमें इससे कुछ अपेरेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। ठीक है, तो इस रिलेशन से हम शुरू तो करेंगे, लेकिन इवेंचुअली जो हमने रिलेट करना है वो इनके फ्रीक्वेंसी डोमेन्स को करना है। ठीक है, अब थ्रू आउट दिस टॉपिक एक्स सीरीज टू बाय जे ओमेगा रिप्रेजेंट करेगा एक्स ऑफ एन के ट्रांसफॉर्म को, और एक्स जे कैपिटल ओमेगा आप इसे कह सकते हैं, ये डिनोटेशन रिप्रेजेंट करेगी एक्स ऑफ टी के ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, तो टाइम डोमेन की इनकी इक्वलेंस या उनका आपस में रिलेशनशिप ये है, लेकिन ये रिलेशनशिप हम यहाँ से स्टार्ट ज़रूर लेंगे, लेकिन ये हमें अपेरेंटली हेल्प नहीं कर रहा कि हम सैम्पलिंग के प्रोसेस तक किस तरह से पहुँचें या किस तरह से हम यूनिक सैम्पलिंग करें। ओके, तो सबसे पहले जिसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि हम एक कंटिन्यूस टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल के ट्रांसफॉर्म को उसकी सिंथेसिस इक्वेशन और उसकी एनालिसिस इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे, या इस तरह से इसको आगे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक कंटिन्यूस टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए हमारे पास एनालिसिस इक्वेशन हो गई, और ये अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्म अवेलेबल हो तो सिंथेसाइज हम इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ओमेगा की जगह एफ है तो दैट इज़ परफेक्टली ओके। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ओमेगा की जगह एफ लिख दो तो ये वाला जो 2 पाई है ये यहाँ पर फिर अपीयर नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए हमारे पास सिंथेसिस इक्वेशन और एनालिसिस इक्वेशन ऐसे लिखी जाती हैं,
और डिस्क्रीट टाइम ए पीरियोडिक सिग्नल के लिए, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 4 में परहैप्स देखा था कि हमारे पास इक्वेशंस इस तरह से लिखी जाती हैं। तो इनको हमने इक्वेशंस 3 और 4 का नाम दे दिया। ठीक हो गया। अच्छा, इन इक्वेशंस को हम अभी आगे यूज़ करेंगे और मैं आपको फिर साथ साथ दिखा भी दूंगी। ओके, हमारे पास चूँकि टाइम डोमेन में ये वाला रिलेशनशिप अवेलेबल है, इसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, हमारे पास t का ये वाला रिलेशनशिप अवेलेबल है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ करना है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन अवेलेबल होगा दैट वुड बी जस्ट लेट मी पुट हियर, इसी क्वेश्चन में हम इसी क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया, और इसी क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन 6 का नाम दिया है। अच्छा जी, अब इक्वेशन 6 को अगर हम इक्वेशन 4 से कंपेयर करें, ठीक है, क्योंकि अब इनकी हम लोगों ने इस चीज़ को इक्विवेलेंट कहा है एक्स ऑफ एन के, ठीक है, विद टी जस्ट अ कांस्टेंट और विच इज ड्रॉप्ड लेटर। तो ये पैरामीटर या ये रिप्रेजेंटेशन बेसिकली एक्स ऑफ एन के बराबर ही है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो अपार्ट फ्रॉम सम डिफरेंसेस ऑफ ओमेगाज, अगर हम सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म्स को कंपेयर करें तो हमारे पास जो एक रिप्रेजेंटेशन इसको देख के हमें स्ट्रेट अवे मिल जाती है विद या एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमें मिलता है, वो है ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा इनटू टी। ठीक है, हम लोगों ने टाइम के रिलेशनशिप से स्टार्ट लिया और डी टी एफ टी की के एक्सप्रेशन को यूज़ करके, अब बेसिकली सी टी एफ टी के एक्सप्रेशन को यूज़ करके उसमें हम लोगों ने ये रिलेशनशिप प्लग इन किया और यहाँ से हम लोगों ने दोनों डोमेन्स की फ्रीक्वेंसीज को इस तरह से रिलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको हम आगे फर्दर पुट करेंगे वापस इक्वेशन 4 में। ठीक है, अच्छा, अब आप लोग ये देखो कि हम कर क्या रहे हैं। बेसिकली हम लोगों ने एक्स ऑफ टी से स्टार्ट लेके ये एक्सप्रेशन लिखा था, यहाँ से हम लोगों ने एक फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन निकाला, यहाँ से हम एक्स ऑफ एन की तरफ जाएंगे। हम लोगों ने करना बेसिकली ये है कि एक्स ऑफ एन और एक्स ऑफ टी के जो ट्रांसफॉर्म्स हैं उनको कंपेरेबल बनाना है। ठीक है, तो हम उनके जो अपने एक्सप्रेशन है उनको इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से आगे हम इक्वेशन 4 विच इज़ दिस इक्वेशन उसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आएगा ये एक्सप्रेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आया है। इक्वेशन 4 हमारे पास ये है, ओमेगा की जगह कैपिटल ओमेगा इंटू टी डलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ओमेगा रह गया और ये टी हमारे पास बाहर आ गया। ठीक हो गया, और इस ओमेगा की जगह ओमेगा टी और अगेन इस ओमेगा की जगह भी हमारे पास आ गया ओमेगा टी। तो हम लोगों ने ये इक्वेशन 4 से वाली इक्वेशन लिख ली। ठीक है, लेट्स नेम इट इक्वेशन नंबर 7। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 यहाँ पे कंपेरेबल हैं थोड़े बहुत, क्योंकि उनकी जो ये वाली साइड्स हैं लेफ्ट हैंड साइड एक्स ऑफ एन टी और एक्स ऑफ एन, दे आर इक्वलेंट। ठीक है, लेकिन इनके जो ये राइट हैंड साइड्स हैं उसमें थोड़ा सा मसला है। मसला इसलिए है कि अगर आप इंटीग्रेशन को देखो तो जो नीचे वाली जो इक्वेशन नंबर 7 है इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स -5, ठीक है, और ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 6 है हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रही है। तो हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन को भी सेम करना है, अलाइक करना है,
और उसके बाद फिर हम इनको थोड़ा सा एक दूसरे से कंपेयर कर सकेंगे या इनके इक्वल पुट कर सकेंगे इनको। ठीक है, तो इक्वेशन 7 को यहीं रखते हुए इक्वेशन 6 में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। अच्छा, अब वो मॉडिफिकेशन कैसे होगी? वो इस तरह से होगी कि सबसे पहले तो हमें ये करना है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की खातिर इस वेरिएबल ओमेगा को एक मैं नया नाम दे रही हूँ जिसका नाम है 5। ठीक है, और उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को हम लोगों ने फाइनली इक्वेट करना है बिकॉज उनकी लेफ्ट साइड्स बराबर हैं, एक जैसी हैं। राइट साइड्स में इंटीग्रेशन के लिमिट्स का प्रॉब्लम है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चूंकि हमें अभी उसके साथ थोड़ी समझ लो आप छेड़छाड़ करनी है, तो उससे पहले ओमेगा का नाम चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि हम इसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। तो ओमेगा को चेंज करके हम 5 कर रहे हैं। तो हमारे पास एक तो इक्वेशन 8 ये बन गई, ओमेगा को 5 करने के बाद डी5 और इसको हम 8 कह देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इक्वेशन 7 में अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसका जो टाइम नहीं रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज जिसके ऊपर इंटीग्रेशन ली जा रही है वो बेसिकली 2π/t है। तो हम लोगों ने करना यूँ है कि जो इन्फिनिट ड्यूरेशन की इंटीग्रेशन है इसको बेसिकली सम ऑफ मैनी मैनी इंटीग्रेशन हम स्प्लिट करेंगे और हर इंटीग्रेशन बेसिकली इक्वलेंट होगी एक ओवर द रेंज ऑफ 2π/t। ये बिल्कुल उस तरह की चीज़ है कि अगर एक इंटीग्रेशन a से लेकर b तक जा रही हो तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं a से लेकर c तक प्लस c से लेकर b तक। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल हम ऊपर लगाने लगे हैं कि ये जो इन्फिनिट ड्यूरेशन की या इन्फिनिट फ्रिक्वेंसी रेंज की इंटीग्रेशन है इसको हम स्प्लिट करेंगे इनटू सम ऑफ मैनी मैनी इंटीग्रेशंस। तो इट वुड बी लाइक, और हर जो इंटीग्रेशन की रेंज होगी वो 2π/t होगी। तो हमारे पास ये सम ऑफ मैनी मैनी इंटीग्रेशंस आ गई और ये शुरू होती है 2k-1 इंटू π/t से लेकर 2k+1 π/t x j phi e⁻j phi tn और d of phi। ठीक है, इंटीग्रेशन जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा रही थी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि इंटीग्रेशन को की रेंज चेंज कर दी। इसकी अब इस वक्त जो रेंज है वो है 2π/t स्टार्टिंग फ्रॉम, ये इसकी लोअर रेंज हो गई, ये इसकी अपर रेंज हो गई 2k+1 इंटू π/t। और इस तरह की हम लोगों ने इन्फिनिट सम ऑफ इंटीग्रेशन में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। अच्छा, अब हम चूंकि थोड़ा सा इसको रिलेट करने के काबिल हो गए हैं बिकॉज अब हमारी जो रेंज है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक आ गई इंटीग्रेशन की। तो अब हम फाइनली अपने वेरिएबल फाई को चेंज कर सकते हैं सच दैट कि थीटा को अब हम लेंगे फाई प्लस 2π/t के। ठीक है, अगर थीटा को हम इसके बराबर रखें तो इस ये क्वेश्चन जो कि प्रोबेबली यस इट इज़ 9, इक्वेशन नंबर 9 को अगर हम इक्वेशन 9 में अगर हम ये वाली assumption पुट करें तो we get another equation that is -π/t से by x j phi minus j 2π/t के
और उसके साथ हमारे पास आएगा e रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी एन और e रेज़ टू पावर माइनस जे 2 पाई के एन। ठीक है, इट्स नॉट विजिबल हेयर मे बी, लेकिन दिस इज e रेज़ टू पावर माइनस जे 2 पाई के एन। ठीक है, अच्छा, जो कि आपको देख के ये भी पता चल रहा होगा कि बिकॉज ई की पावर में 2k है एंड ऑलवेज एन इंटेग्रल मल्टीपल, तो दिस वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम इसको इग्नोर कर देंगे। ओके, अच्छा, अब हम अगर इक्वेशन 10 और 7 को देखें तो अब हम इनको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट आप लोगों ने करना है कि एक और इक्वेशन लिखनी है, उसमें बेसिकली हम इसको इग्नोर कर देंगे, जैसे हम लोगों ने इस इक्वेशन इसको एक 1 के बराबर कर दिया, और चूंकि अब ये वाली टर्म के पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इसमें के आ गया, तो ये जो समेशन है ये उठ के इधर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में आप लोगों ने ये करना है, इस इक्वेशन को रीराइट कर लेना 1/2 पाई, इंटीग्रेशन के बाद ये समेशन का साइन अंदर चला जाएगा, आगे ये ट्रांसफॉर्म की टर्म और साथ ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी एन और ये इंटीग्रेशन का वेरिएबल। तो अब इक्वेशन नंबर 11 जो कि आप लोग खुद लिखोगे कैन बी डायरेक्टली कंपेयर विद इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, उसमें हर चीज़ एक जैसी है सिवाय अपेरेंटली इस टर्म के और इस टर्म के, चूंकि बाकी इक्वेशन एक जैसी है तो हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 7 और 11 को इक्वेट करने के बाद, क्योंकि अब उनके राइट हैंड साइड्स और लेफ्ट हैंड साइड सब एक जैसे हैं, हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये एक्सप्रेशन इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू दिस थिंग। ठीक है, हमारे पास ओमेगा टी के लिए एक और टर्म ओमेगा अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनली अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ट्रांसफॉर्म को सिर्फ इसी तरह से लिखा जाए और टी को हम इधर ले आएं, डू आई हैव इनफ स्पेस? अच्छा जी, ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि 2 पाई/टी में टी या 1/टी इक्विवेलेंट है एफ एस के। ठीक है, और इसको हम ओमेगा एस लिख सकते हैं, यानी कि एंगुलर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने यहाँ पे पुट किया है। ओके, तो हमें इस इक्वेशन से पता क्या चला है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, कि एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, उसकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली उसका फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म कैसा होता है या कैसे डेवलप होता है। जिस कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना था, यानी कि एक्स ऑफ टी, हम लोगों ने एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ एन बनाया था। ठीक है, अब एक्स ऑफ एन का जो ट्रांसफॉर्म था वो किस तरह से बना, या उस एक्स ऑफ एन के ट्रांसफॉर्म का कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के ट्रांसफॉर्म के साथ क्या रिलेशन है। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म था, यानी कि एक्स ऑफ जे ओमेगा, उसकी कॉपीज हम लोगों ने बेसिकली प्लेस करनी है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के इंटेग्रल मल्टीपल्स पे। ठीक है, फर्स्ट उनको हमने स्केल डाउन करना है 1/t, और फिर उसकी कॉपीज हम लोगों ने प्लेस करनी है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के इंटेग्रल मल्टीपल्स पे। ठीक है, मैंने कि सबसे पहले तो एग्जांपल k इज इक्वल टू 0 पे आ जाएगा, कि k इज इक्वल टू +-1, k इज इक्वल टू +-2, k इज इक्वल टू +-3 एंड सो ऑन। तो इन्फिनिट कॉपीज हम लोग प्लेस कर देंगे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के इंटेग्रल मल्टीपल्स पे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप
कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के ट्रांसफॉर्म और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ट्रांसफॉर्म में आपस में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब इससे आगे जो हम लोगों ने एक चीज़ और देखनी है वो ये है, या ये इक्वेशन हमें क्या बताती है कि फर्दर हमें हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि एक्स जे ओमेगा इट शेल बी अ बैंड लिमिटेड सिग्नल। ठीक है, बैंड लिमिटेड सिग्नल का मतलब ये है कि उसकी एक पर्टिकुलर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए जिसके बाद उसको ज़ीरो हो जाना चाहिए, ये एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है। लेकिन अगर उसकी कोई हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसी भी वो स्टॉप नहीं कर रहा और उसकी फ्रिक्वेंसी चलते जा रही है, ठीक है, बेशक वो डिके हो टाइम फ्रिक्वेंसी प्रोसीडिंग फ्रिक्वेंसी के साथ साथ, ठीक है, कि मैंने एक्स ऑफ ई ओमेगा प्लॉट किया वर्सेस ओमेगा, बेशक उसकी उसका एम्पलीट्यूड डिके होता जाए या इंक्रीज होता जाए, इट डज नॉट मैटर। सिर्फ बात यह है कि उसको वो स्टॉप नहीं हो रहा किसी फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है, उसमें इन्फिनिट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो ये एक बैंड लिमिटेड सिग्नल नहीं है। तो एक्स जे ओमेगा शेल बी अ बैंड लिमिटेड सिग्नल, ताकि हम इस इक्वेशन को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर ये बैंड लिमिटेड ना हो तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम लोगों ने वो जो ब्लॉक डायग्राम बनाई थी जिसमें सी टू डी कन्वर्टर था, फिर डीएसपी का ब्लॉक था, और फिर उसके बाद डी टू सी था यहाँ पर, ठीक है। तो हम इस पॉइंट से पहले इस पॉइंट से पहले एक लो पास फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। अब इस फिल्टर को एंटी एलियसिंग फिल्टर भी कहते हैं, ठीक है। ये फिल्टर हमें यहाँ पे लगाना है और जो अपना एक्स ऑफ टी है वो इसको इनपुट पे देना है, ठीक है। उसकी एक खास कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ओमेगा एच होगी। उस ओमेगा एच के बाद वो सारे के सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को ट्रंकेट करेगा और फिर उसके बाद वो सी टू डी कन्वर्टर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एक शर्त जो कि ज़रूरी है, एक वो जो रिलेशनशिप मैंने आपको इससे पहले एक इक्वेशन में दिखाया था, एक्स ऑफ ई जे ओमेगा और एक्स ऑफ जे ओमेगा, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप हम लोगों ने भी इस्टेब्लिश किया था। और उस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए पहली बात तो ज़रूरी है कि एक्स जे ओमेगा बैंड लिमिटेड हो। अगर वो बैंड लिमिटेड नहीं होता तो हम एक फ़िल्टर लगाएंगे उसकी सी टू डी कन्वर्जन से पहले। दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अब हम लोगों ने जो इसकी एंटी एलियसिंग फिल्टर से तो ये गुजर गया, अब यहाँ पर हम लोगों ने जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इसकी सेट करनी है, डिफाइंड बाय दिस रिलेशनशिप, दैट sampling frequency minus highest frequency shall be greater than the highest frequency, ठीक है। अब हम लोगों ने उसको ओमेगा एच पे कट डाउन तो ब्रेक तो लगा दिया, ठीक है, लेकिन जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एफ एस या ओमेगा एस हम लोगों ने सेलेक्ट करनी है, दैट शुड बी मच ग्रेटर देन ओमेगा एच। अच्छा, अब ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ओमेगा एस बेसिकली क्या चीज़ है, ओमेगा और ओमेगा एच क्या चीज़ है, या इनके नाम जनरली लिटरेचर में किस तरह से इनको दिए जाते हैं। ओमेगा एच जो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का जिसको हम डिस्क्रिटाइज करना चाह रहे हैं, ओमेगा एच को जनरली नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, उसे नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जो मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को डिस्क्रिटाइज करने के लिए, वो 2 ओमेगा एच होती है। ये हम लोगों ने अपने शुरू के लेक्चर्स में इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया था। वो 2 ओमेगा एच होती है मिनिमम, और उस 2 ओमेगा एच को हम नाइक्वेस्ट रेट कहते हैं। दिस इज अ मिनिमम और द नाइक्वेस्ट रेट रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल सैम्पलिंग या यूनिक सैम्पलिंग। फाइनली ओमेगा एस जो कि एक्चुअल सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी और नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें भी समझ में आना चाहिए।
सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट इक्वल टू नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी टेक्निकली, अनलेस अदरवाइज हम उसको जो भी उसकी वैल्यू रखते हैं वो एक बात की बात है, लेकिन नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा एच कहा जाता है और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस को जो कि हम एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी सेटल करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंस हो गया। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हमें यहाँ पर देखनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की बात करते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपको पता है कि किस सिग्नल का होता है, साइनसॉइडल सिग्नल का, यानी कि कॉस वेव या साइन वेव एक ऐसा वाहिद सिग्नल है इस दुनिया में जिसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है। ठीक है, ओके। तो ये इस तरह का सिग्नल, एक साइनसॉइडल सिग्नल, इसकी जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो यहाँ पर ओके, उससे पहले ओमेगा एस को हम जनरली लिखते हैं इस तरह। ठीक है, कि ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ओमेगा एच। एक कंटिन्यूस एक साइनसॉइडल सिग्नल की सैम्पलिंग करते हुए इक्वालिटी वैलिड नहीं होती। ठीक है, तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की हम जब डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं तो जिस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से हमने उसकी डिस्क्रिटाइजेशन करनी है, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि जो भी इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, इसमें से फ्रीक्वेंसी ही एक है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम उसी को कहेंगे। ठीक है, ये इक्वालिटी यहाँ पर इस केस में वैलिड नहीं रहती। मैं होपफुली आपको एक आध वो भी दूंगी एग्जाम्पल या असाइनमेंट प्रॉब्लम, ताकि फिर आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सको। ठीक है, अच्छा आगे हम एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं सैम्पलिंग की, और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा ये भी समझने की कोशिश करनी है कि जो मैंने अभी एक टर्म बोली थी एंटी एलिसिंग फिल्टर, तो एलिसिंग क्या चीज़ होती है एंड व्हाई डू वी नीड एंटी एलिसिंग फिल्टर। अच्छा, उसके लिए हम लोगों ने करना ये है कि अज्यूम ये करना है कि एक्स ऑफ टी को हम इस सिस्टम से पास आउट करते हैं जो कि कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट कन्वर्जन करता है, और उसके बाद किसी भी डीएसपी के बगैर डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस कन्वर्जन हो रही है। और यहाँ पर हमारे पास, इसको हम वाई ऑफ टी कह देते हैं, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी सेम ही होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो हमारा सैम्पलिंग टाइम या फिर विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 15 सेकेंड्स। और इसी तरह से जो D2C ब्लॉक के साथ सैम्पलिंग टाइम और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का हिसाब किताब होगा, दैट विड ऑल्सो बी सेम। ठीक है, तो 1 अपॉन 15 सेकेंड्स हमारा सैम्पलिंग टाइम हो गया दोनों ब्लॉक्स के लिए। और सबसे पहले इस ब्लॉक को हम लोगों ने इनपुट पे एक कॉज वेव दी है विच हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने बेसिकली इन दोनों के स्पेक्ट्रा, दोनों के मुराद यानी कि एक्स ऑफ टी का स्पेक्ट्रा और एक्स ऑफ एन का स्पेक्ट्रा, उन दोनों को रिलेट करना सीखना है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो सिग्नल एक्स ऑफ टी है दैट इज गिवन बाय कॉस 2 पाई एफ टी। ठीक है, अब उसका जो ट्रांसफॉर्म लिखा जाएगा, वी नो दैट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस। तो ये कुछ हमारे पास बनेगी ओमेगा माइनस, okay, no, it should not be f, it should be 2 pi f और प्लस ओमेगा प्लस 2 pi f। इनका जो भी स्केल नहीं है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, फिलहाल इग्नोरिंग दैट। ठीक है, तो एक्स ओमेगा का अगर हम प्लॉट करें तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दो इम्पल्सेस हमारे पास आ गई और ये हमारे पास आई हैं 10 पाई और -10 पाई पे। ठीक है,
एज पर आवर नॉलेज ऑफ सैम्पलिंग या उसका मैथमेटिकल प्रोसेस जो कि हम लोगों ने भी सीखा, तो हम लोगों ने जब बनाना है एक्स ई जे ओमेगा, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके, तो हमें पता है बेसिकली कि ये वाला ट्रांसफॉर्म अब रेप्लिकेट होगा ओमेगा एस और उसकी इंटीग्रल वैल्यूज़ के ऊपर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा रही हूँ ताकि जगह थोड़ी सी बन जाए। ओके, तो ये हमारे पास जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है हमारा, उसका ट्रांसफॉर्म है। इट इज़ composed of two impulses located at 10 pi and minus 10 pi, और हम लोगों ने इसको यूज़ करके ट्रांसफॉर्म बनाना है x e raised to power j ओमेगा का। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि x e raised to power j ओमेगा का ट्रांसफॉर्म हम बना सकते हैं अगेंस्ट डिफरेंट एक्सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम इसका ज़रा प्लॉट अगेंस्ट ओमेगा बनाना सीखते हैं कि ओमेगा का अगेंस्ट ये प्लॉट अगर हम बनाना चाहें तो ये कैसा बनेगा। तो सबसे पहले तो यही वाला जो स्पेक्ट्रम है ये उठ के k इज इक्वल टू ज़ीरो की वजह से अराउंड ज़ीरो अपीयर होगा। तो हमारे पास आ गई ये इम्पल्सेस, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज कि ये 20 पाई है, ये 30 पाई है, ये 40 पाई है एंड सो ऑन। प्रॉब्लम मैं ऑन स्केल तो इसे प्लॉट ना कर सकूं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। अच्छा, अब k इज इक्वल टू 1 हम जब रखेंगे तो उसकी वजह से और ओमेगा एस हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओमेगा एस है 2 पाई एफ एस इज 15, तो ओमेगा एस हमारे पास आ गया 30 पाई, ठीक है। अच्छा, तो k इज इक्वल टू 0 की वजह से सैंपल सबसे पहले ऐसे ड्रॉ होगा, उसके बाद 30 पाई किधर है, 30 पाई यहाँ पे है। 30 पाई को सेंट्रल फ्रीक्वेंसी रखते हुए हम लोगों ने इस सिग्नल को शिफ्ट करना है 30 पाई के अराउंड, ठीक है। तो हमारे पास अब जो बनेगा सिग्नल दैट वुड बी समथिंग लाइक एट 20 पाई और फिर 40 पाई, ठीक है। इसी तरह से हम जब इस तरफ भी जाएंगे नेगेटिव फ्रिक्वेंसी की तरफ भी, तो 20 पाई और 40 पाई पे दो इम्पल्सेस बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी एक्स एक्सिस है इसका ये ओमेगा था। ओके, अगर हमने यही प्लॉट करना होता वर्सेस ओमेगा, तो हम कैसे करते, मतलब प्लॉट तो शक्ल सूरत तो यही होगी, लेकिन ये जो लेबलिंग है ये बदल जाएगी। अब कैपिटल ओमेगा और स्मॉल ओमेगा में क्या रिलेशनशिप है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली होगा कुछ इस तरह से कि हर वैल्यू 15 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10 पाई बाई 15, 20 पाई बाई 15 और उसके बाद इसको हम कह सकते हैं 2 पाई और एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे करके हमारे पास कहीं 15 पाई था, जिसकी वजह से जो ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट वुड बी रिड्यूस्ड टू पाई, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास नहीं, यहाँ पे हमारे पास था -15 पाई, और वो अगर हम ओमेगा एक्सिस में देखें तो वो वाली न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिलेगी -पाई, ठीक है। ओके, और इसी तरह से हम एक और एक्स एक्सिस यानी कि एफ के अगेंस्ट भी इसको प्लॉट कर सकते हैं। एफ जिसमें मतलब हम हर्ट्स में बेसिकली ये सिग्नल प्लॉट होगा, ठीक है। लेकिन कैपिटल ओमेगा और स्मॉल ओमेगा इन दोनों में या लोअर केस ओमेगा, इन दोनों के अगेंस्ट आपको सिग्नल प्लॉट करना ज़रूर आना चाहिए। अच्छा जी, अब हुआ यूँ है कि हम लोगों ने इसको कैपिटल ओमेगा और स्मॉल केस ओमेगा इन दोनों के अगेंस्ट प्लॉट करना सीखा है।
स्मॉल केस ओमेगा में हमें पता है कि सिग्नल की रेंज जो है, मतलब जो प्लॉटेड फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें से सिर्फ इम्पॉर्टेंट वो फ्रीक्वेंसीज हैं जो माइनस पाए और पाए के दरमियान लाई करती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए उतना ही सिग्नल इम्पॉर्टेंट है जितना इस विंडो के अंदर आ गया। बाकी बाकी जो भी सिग्नल है इस विंडो के बाहर इस तरफ या इस विंडो के लेफ्ट साइड पे, उससे हमें बिल्कुल भी गर्ज नहीं है। हमारे लिए वही सिग्नल इंपॉर्टेंट है जो कि इस विंडो के अंदर है। ठीक हो गया? या इम्पॉर्टेंट का ये मतलब है कि बेसिकली C to D कन्वर्जन के बाद जब ये सिग्नल D2C ब्लॉक में एंटर होगा या इस सिस्टम में एंटर होगा, तो ये सिस्टम सिर्फ उस सिग्नल के साथ या उस स्पेक्ट्रम के साथ डील करेगा जो इस विंडो के अंदर आएगा। बाकी बाकी इसके सिग्नल के साथ उसे कोई गर्ज नहीं है। तो हमारे लिए इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ देखना कि जब हम एक्स जे ओमेगा ट्रांसफॉर्म होके एक्स ई रेज़्ड टू पाई जे ओमेगा बनता है, तो प्रिंसिपल रेंज के अंदर यानी कि माइनस पाई से पाई के दरमियान क्या सिग्नल अपीयर होता है। ठीक है? तो फर्दर उसकी जो प्रोसेसिंग है वो इससे अपीयर होगी। तो हमें देख के ये पता चल रहा है कि एक 5 हर्ट्ज वाले सिग्नल को जब हम एक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 1/15 सेकेंड्स, ठीक है, या वन बाय 15 हर्ट्ज इसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ जब उसकी सैम्पलिंग करेंगे या डिस्क्रीटाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमें हमारे प्रिंसिपल रेंज में दो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आते हैं, 10/15 पाई और -10/15 पाई के ऊपर। ठीक है? अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने जो अगला सिग्नल डिस्क्रीटाइज करना है वो हम लोगों ने 15 हर्ट्ज के ऊपर करना है। ठीक है? 15 हर्ट्ज के ऊपर हम जब करेंगे तो बेसिकली जो इम्पल्सेस हमें यहाँ पे मिलेंगी वो 30 हर्ट्ज -30 पाई पे मिलेंगी। ठीक है? सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हमारी इट इज़ स्टिल 30 पाई, और जब ये वाला कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देगा तो उसका स्पेक्ट्रम प्लॉट होगा कुछ इस तरह से। इसको पहले हम कर लेते हैं वर्सेस ओमेगा। इसमें से हर जो डिवीजन है वो 10 पाई को शो कर रही है। ठीक है? तो जो हमारे पास सबसे पहले स्पेक्ट्रम आया k इज इक्वल टू 0 पुट करके, वो 30 पाई और -30 पाई के ऊपर आया। ठीक है? अब जस्ट टू बी वेरी क्लियर, या उसको हम अगर मज़ीद थोड़ा सा फाइन ट्यून करें, तो ये जो इम्पल्सेस है, मसलन फॉर एग्जांपल ये अगर 1 के साथ इधर अपीयर हो रही थी तो यहाँ पे 1/t के साथ अपीयर होंगी। ठीक है? ये उनके एम्पलीट्यूड में चेंज एक आएगा। लेकिन k इज इक्वल टू 0 रख के जो सबसे पहले हमें कॉपी मिली है वो 30 पाई और -30 पाई के ऊपर एक कॉपी मिल गई। ठीक है? उसके बाद चूंकि इतफाक से हमारे पास यही उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास यही है। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी भी चूंकि हमारे पास यही है, तो अब अगर k को हम 1 रखते हैं तो हमारे पास जो अगला सिग्नल अपीयर होगा दैट विल अपीयर ऑन 0 एंड -65। ठीक है? इसी तरह से माइनस ओमेगा इसकी तरफ हम जाएंगे, यानी कि k की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो हमें ऑफ कोर्स एक सिग्नल यहाँ पे और एक इम्पल्स यहाँ पे इस तरह से मिलेगी। ठीक है? यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा डबल हो गया। अच्छा, अब इसी सिग्नल को अगर हम प्लॉट करें वर्सेस ओमेगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 0 और यहाँ पर इसकी वैल्यू है पाई और यहाँ पर हमारे पास आ गया -पाई। तो अब हमारे पास जो सिग्नल आएगा वो बेसिकली ये वाला आएगा।
इस विंडो के अंदर, या जो सिग्नल जिस सिग्नल के साथ डील किया जाएगा किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ब्लॉक में, डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग वाले ब्लॉक में, वो ये वाला सिग्नल होगा जो कि आपको नज़र आ रहा है कि एक डीसी सिग्नल है। इसका मतलब ये है कि एक 15 हर्ट्ज वाले सिग्नल को अगर हम लोगों ने डिस्क्रीटाइज किया 15 हर्ट्ज की 1/15 हर्ट्ज की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ या 15 सेकंड्स के सैम्पलिंग टाइम के साथ, तो वो उसने बिल्कुल ऑल टुगेदर सिग्नल की शक्ल जो है वो चेंज कर दी। ठीक है, अच्छा आप यही चीज़ ट्राई करना f = 10 हर्ट्ज रख के, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि f = 10 हर्ट्ज रख के हमें एग्जैक्टली वही सिग्नल मिलता है जो कि f = 5 हर्ट्ज रख के हम लोगों ने सिग्नल प्लॉट किया था। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि f = 5 हर्ट्ज आप लोगों ने किया, f = 5 हर्ट्ज के साथ आप लोगों ने x का प्लॉट करना सीखा। अब f = 10 हर्ट्ज रख के आप देखो कि उसका x कैसा बनता है, एंड विल कम टू नो कि वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे f = 5 हर्ट्ज वाले सिग्नल का डिस्क्रीट टाइम सिग्नल डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, तो उससे पता हमें ये चला कि t = 1/15 सेकेंड बेसिकली हर सिग्नल के लिए अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी नहीं है। हमें यूनिक सिग्नल्स नहीं मिलते अगर हम मुख्तलिफ सिग्नल्स इनपुट पे लेके देखें। एक और चीज़ जो कि हमें यहाँ से पता चलती है या उसका एक रिज़ल्ट हम निकाल सकते हैं, वो ये है कि अगर हमारे पास हमारे इनपुट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी f(h) जिसे हम कहते हैं, अगर वो लाई करती है इस रेंज में, तो हमारे पास एक यूनिक सिग्नल ही अपीयर होता है। ठीक है, हमें f(h) वापस मिल सकता है। लेकिन अगर fs/2 से एक्सीड कर जाता है, if fh is greater than fs/2 such that कि हम कुछ इस तरह का उसका रिलेशनशिप लिख सकें, यानी कि एक डेल्टा f वैल्यू से एक्सीड कर रहा है, तो हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है, अपेरेंट का मतलब है कि अच्छा आई एम सॉरी इट शुड बी fh। अच्छा, अब fs/2 से ज़्यादा सच है कि डेल्टा f का डिफरेंस है, तो अब हमें जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यानी कि प्रिंसिपल रेंज में जो फ्रीक्वेंसी लाई करेगी, मैं इसको a लिख रही हूँ टू मेक इट अपीयर एज अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, दैट वुड बी ठीक है। आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ की fh और fs लेकर इस न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन को ज़रा प्रूव करने की कोशिश करना। ठीक है, बताया कि अगर तो fh लाई करे इस रेंज में 0 और fs/2, तब तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स इक्वल टू fh। ठीक है, लेकिन अगर fh बढ़ जाता है fs/2 से सच दैट किसी न्यूमेरिकल वैल्यू डेल्टा f से बढ़ जाता है, तो प्रिंसिपल रेंज में जो फ्रीक्वेंसी अब हमें मिलेगी वो इसके बराबर होगी, वो अब fh नहीं रहेगा, वो इसके बराबर होगी। ठीक है, अच्छा आज हम लोगों ने अब ये चीज़ देखी है कि हम लोगों के पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के ऊपर या फिर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर, सच दैट कि हम यूनिक सिग्नल्स वापस रिप्रोड्यूस कर सकें। जो हम वापस रिप्रोड्यूस करने की बात करते हैं, कोर्स हम y(t) की बात कर रहे हैं। तो ये तो हम लोगों ने इनपुट सिग्नल्स के लिहाज से कुछ कंडीशंस देखी हैं। ठीक है, ओमेगा एच के ऊपर भी और ओमेगा एस के ऊपर भी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे तो थोड़ी सी ये चीज़ें हम लोगों ने देखनी है कि रिकन्स्ट्रक्शन कैसे होती है, यानी कि जो ये y(t) की तरह हम लोगों ने वापस जाना है, तो d(c) कैसे काम करता है, रिकन्स्ट्रक्शन को थोड़ा सा देखेंगे। और साथ हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि जब हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की तरफ जाते हैं, तो क्या प्रोसेसेस हम उसके ऊपर कर सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है। तो उस टॉपिक का बेसिकली नाम है कि आई गेस डिस्क्रीट टाइम सैम्पलिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, समथिंग लाइक दैट। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने इंशाल्लाह आगे लेक्चर में पढ़नी है। अल्लाह हाफिज़।